भारत में जब पहली बार कार आई, तब ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि लोगों के लिए एक डर, एक जिज्ञासा और एक अजूबा थी। 19वीं सदी के अंत का भारत, जहां सड़कें आज जैसी नहीं थीं, जहां रास्तों पर लोग, जानवर और गाड़ियां एक साथ चलते थे, जहां बैलगाड़ी और घोड़े ही गति का सबसे बड़ा साधन थे। उसी भारत में अचानक एक दिन ऐसी मशीन दिखाई दी, जो बिना किसी जानवर के अपने आप चल रही थी। साल था 1897 और जगह थी बॉम्बे, आज का मुंबई। उस समय बॉम्बे ब्रिटिश साम्राज्य का एक बड़ा बंदरगाह था, जहां यूरोप से नई नई चीजें आती थीं, और उन्हीं चीजों में एक थी मोटर कार। पहली कारें फ्रांस और इंग्लैंड से आई थीं, जिनमें डियोन बूटॉन और डेमलार जैसी कंपनियों की गाड़ियां शामिल थीं। ये कारें दिखने में आज की कारों जैसी नहीं थीं। इनके पहिए पतले होते थे, बॉडी खुली होती थी, ऊपर छत नहीं होती थी, और रंग अक्सर काला या गहरा हरा होता था, क्योंकि उस समय पेंट तकनीक सीमित थी। जब ये कारें सड़कों पर निकली, तो लोग रुक गए। कुछ लोग पीछे हट गए, बच्चों को खींचकर किनारे कर लिया गया। कई लोगों को लगा कि इसके अंदर आग जल रही है, क्योंकि इंजन से धुआं निकलता था। कुछ जगहों पर घोड़े बिदक गए, बैलगाड़ियां पलट गईं, और यही वजह थी कि शुरू में कार को कई जगह अशुभ माना गया। लेकिन धीरे धीरे अमीर और ताकतवर लोग इसे अपनाने लगे। सबसे पहले पारसी व्यापारी आगे आए, क्योंकि वे तकनीक से डरते नहीं थे। जमशेदजी टाटा जैसे उद्योगपति कार को भविष्य की झलक मानते थे। वहीं राजा महाराजा कार को शक्ति और रुतबे के नए प्रतीक के रूप में देखने लगे। कुछ रियासतों में कार को हाथी के आगे चलाया जाता था, ताकि जनता देख सके कि राजा के पास अब नई शक्ति है। लेकिन इन शुरुआती कारों के साथ समस्याएं बहुत थीं। भारतीय सड़कें इनके लिए बनी नहीं थीं। इंजन जल्दी गर्म हो जाता था, ब्रेक भरोसेमंद नहीं थे, टायर कच्ची सड़कों पर जल्दी घिस जाते थे, और अगर कार खराब हो जाए, तो उसे ठीक करने वाला मैकेनिक भी आसानी से नहीं मिलता था। कई बार यूरोप से मैकेनिक बुलाने पड़ते थे, और स्पेयर पार्ट्स आने में महीनों लग जाते थे। इसीलिए शुरुआती दौर में कारों का उपयोग बहुत सीमित था। वे सिर्फ शहरों में चलती थीं, वह भी खास मौकों पर, और हमेशा ड्राइवर के साथ। ड्राइवर अपने आप में एक खास व्यक्ति होता था, जो मशीन से डरता नहीं था, जो अंग्रेजी समझता था, और कई बार विदेश में ट्रेनिंग लेकर आया होता था। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में भारत में कारों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज अफसर, बड़े जमींदार और उद्योगपति इसे अपनाने लगे। पहले विश्व युद्ध के बाद स्थिति थोड़ी बदली, जब फोर्ड और शेवरले जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत आईं। उन्होंने यहां फैक्ट्रियां नहीं लगाईं, बल्कि असेंबली यूनिट्स लगाईं, यानी पुर्जे बाहर से आते थे, और यहां जोड़ दिए जाते थे। फोर्ड मॉडल टी उस समय की सबसे ज्यादा दिखने वाली कारों में से एक थी, जो अक्सर काले रंग में होती थी, क्योंकि वह रंग जल्दी सूखता था। लेकिन इसके बावजूद कार आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी। आम भारतीय के लिए कार सिर्फ देखने की चीज थी, छूने की नहीं। फिर आया साल 1947। भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ आर्थिक मुश्किलें भी आईं। देश के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। सरकार को डर था कि अगर आयात खुला रहा, तो देश कमजोर हो जाएगा। इसी डर से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। कारों के आयात पर रोक लगा दी गई, और कहा गया कि अब वही कंपनी कार बनाएगी, जिसे सरकार इजाजत देगी। यहीं से शुरू हुआ लाइसेंस राज, और यहीं से भारतीय सड़कों पर एक लंबे समय तक कुछ ही कारों का राज चला। लाइसेंस राज के शुरू होते ही भारत में कार एक जरूरत नहीं, बल्कि सरकारी नियंत्रण का विषय बन गई। सरकार का मानना था कि देश को पहले भारी उद्योग चाहिए, स्टील चाहिए, बिजली चाहिए। कार विलासिता है, इसलिए कार बनाने की अनुमति बहुत कम कंपनियों को दी गई। इसी फैसले से भारतीय सड़कों पर कई दशकों तक लगभग एक जैसी दिखने वाली गाड़ियां चलती रहीं। सन 1957 में हिंदुस्तान मोटर्स ने जिस कार को उतारा, वह आगे चलकर भारत की पहचान बन गई। हिंदुस्तान एम्बेसडर। ये कार ब्रिटेन की मॉरिस ऑक्सफोर्ड पर आधारित थी, लेकिन भारत आने के बाद इसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया। इसका शरीर भारी था, इसका बोनट लंबा था, इसके दरवाजे मोटे और भारी थे, और इसकी पिछली सीट इतनी चौड़ी थी कि उसमें 3 नहीं, बल्कि 4 लोग भी आराम से बैठ सकते थे। एम्बेसडर का रंग अक्सर सफेद रखा जाता था, क्योंकि सरकारी गाड़ियों के लिए सफेद रंग शुद्धता और अधिकार का प्रतीक माना जाता था। धीरे धीरे एम्बेसडर सत्ता की गाड़ी बन गई। जिलाधिकारी, मंत्री, सचिव, और बड़े अफसर
सभी इसी कार में चलने लगे। अगर किसी गांव में सफेद एम्बेसडर आती थी तो लोग समझ जाते थे कि कोई बड़ा साहब आया है। एम्बेसडर तेज नहीं थी, लेकिन भरोसेमंद थी। खराब सड़कें, गड्ढे, कीचड़, बारिश सब झेल लेती थी। यही वजह थी कि इसे भारत के लिए बनी कार कहा जाने लगा। इसके अंदर का डैशबोर्ड बेहद साधारण था। स्पीडोमीटर बड़ा और गोल होता था, स्टीयरिंग पतला और बड़ा होता था, और इंजन की आवाज भारी और गहरी होती थी। समय के साथ इसमें कुछ बदलाव किए गए, जिन्हें मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 कहा गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि तकनीक लगभग वही रही। 1979 में जब इसमें डीजल इंजन आया, तब इसने टैक्सी बाजार में क्रांति ला दी, क्योंकि डीजल सस्ता था और माइलेज बेहतर था। इसी वजह से कोलकाता, दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में एम्बेसडर टैक्सी बन गई। लेकिन एम्बेसडर अकेली नहीं थी। उसी दौर में एक दूसरी कार भी भारतीय सड़कों पर दिखने लगी, जिसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। ये थी प्रीमियर पद्मिनी, जो इटली की फिएट 1100 पर आधारित थी। अगर एम्बेसडर सत्ता और गंभीरता थी, तो पद्मिनी फुर्ती और स्टाइल थी। इसका शरीर छोटा था, लाइनें चिकनी थी, और रंगों की विविधता ज्यादा थी। हल्का नीला, हल्का हरा, क्रीम, और कभी कभी लाल। पद्मिनी खास तौर पर शहरों के लिए बनी थी। मुंबई की संकरी सड़कों पर यह आसानी से घूम जाती थी। यही वजह थी कि मुंबई की पीली काली टैक्सियों में पद्मिनी की भरमार हो गई। टैक्सी ड्राइवर इसे पसंद करते थे, क्योंकि यह हल्की थी और चलाने में आसान थी। लेकिन इसमें समस्याएं भी थीं। इंजन जल्दी गर्म हो जाता था और बिल्ड क्वालिटी एम्बेसडर जितनी मजबूत नहीं थी। फिर भी जिन लोगों को खुद गाड़ी चलाने का शौक था, वे पद्मिनी को एम्बेसडर से बेहतर मानते थे। इसी बीच एक तीसरी कार भी आई, स्टैंडर्ड हेरल्ड। ये दिखने में विदेशी और अलग थी। इसके रंग अक्सर गहरे लाल और मैरून होते थे। लेकिन इसके स्पेयर पार्ट्स महंगे थे, सर्विस नेटवर्क कमजोर था, और भारतीय परिस्थितियों के लिए ये ज्यादा नाजुक साबित हुई। नतीजा ये हुआ कि यह कार ज्यादा समय टिक नहीं पाई, और कंपनी धीरे धीरे बंद हो गई। इस तरह 3 दशकों तक भारतीयों के पास कार के नाम पर बहुत सीमित विकल्प थे। कार खरीदना पसंद का सवाल नहीं था, बल्कि उपलब्धता का था। आप वही खरीदते थे जो मिलता था, और वही चलाते थे जो सरकार ने मंजूर किया था। इसी दौर में कार का उपयोग भी सीमित था। कार अमीरों के लिए नहीं, बल्कि अफसरों के लिए थी। शादी ब्याह या खास मौकों पर ही निकाली जाती थी। बच्चों के लिए कार में बैठना किसी उत्सव से कम नहीं था। लेकिन फिर 1983 में कुछ ऐसा हुआ, जिसने इस पूरी व्यवस्था को हिला दिया। भारत सरकार और जापान की सुजुकी कंपनी ने मिलकर एक छोटी सी कार उतारी, मारुति 800। ये कार आकार में छोटी थी, वजन में हल्की थी, और रंगों में सरल, सफेद, सिल्वर और हल्का नीला। लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। ये पहली बार मध्यम वर्ग के लिए बनाई गई थी। इसकी कीमत अपेक्षाकृत कम थी, माइलेज ज्यादा था, और रखरखाव आसान था। लोग वर्षों तक वेटिंग लिस्ट में रहे। ड्रॉ सिस्टम से नाम निकलता था, और जिस दिन किसी परिवार को मारुति की चाबी मिलती थी, वह दिन त्योहार बन जाता था। पहली बार कार घर के आंगन में खड़ी होने लगी। एम्बेसडर और पद्मिनी अचानक पुरानी लगने लगी। मारुति ने कार को शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि जरूरत बना दिया। इसके बाद 1991 में आर्थिक उदारीकरण आया। विदेशी कंपनियां आईं, नई डिजाइन, नई तकनीक और नए रंग आए। हुंडई सेंट्रो, टाटा इंडिका और कई आधुनिक कारों ने बाजार बदल दिया। एम्बेसडर ने खुद को बचाने की कोशिश की, नए नाम, नए मॉडल आए, लेकिन समय आगे बढ़ चुका था। आखिरकार 2014 में एम्बेसडर का उत्पादन बंद हो गया, और उसके साथ एक युग समाप्त हुआ। लेकिन वह कार आज भी भारतीय स्मृति में जिंदा है, क्योंकि वह सिर्फ लोहे और पहियों का ढांचा नहीं थी। वह भारत के एक लंबे दौर की आवाज थी। आज भारत इलेक्ट्रिक कारों के दौर में प्रवेश कर रहा है। नई तकनीक, नई सोच और नए सपने बन रहे हैं। लेकिन जब भी हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें याद आता है कि यह सब एक दिन बॉम्बे की सड़क पर धुआं छोड़ती एक अजीब सी मशीन से शुरू हुआ था। और वही मशीन धीरे धीरे भारत की जिंदगी का हिस्सा बन गई।